डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हम चर्चा कर रहे थे विज्ञान और किसान, किस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी सीखकर हमारा किसान जो है तरक्की कर सकता है। भाग 1 के जरिए हमने ये तमाम जानकारी ली, लेकिन सवाल इस तरह से थे कि हमें भाग 2 में जाना पड़ा। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा में ये भी पूछते हैं, जानते हैं कि किस तरह से हमारा जो किसान है वो विज्ञान से जुड़ रहा है, किस तरह से नई नई योजनाओं को अपने तक लेकर आ रहा है और किस तरह से टेक्नोलॉजी से जुड़कर प्रधानमंत्री जी का सपना जो है कि हमारा किसान इतना साकार हो जाना चाहिए, इतना समझदार हो जाना चाहिए कि जो उसने उगाया है उसकी आमदनी जो कहीं ना कहीं हम दोगुना की बात करें, किसान ये कहे कि नहीं दोगुना नहीं, अब तो आमदनी 4 गुना हो गई है। चर्चा शुरू करते हैं और किसान भाई से भी जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तैयब हुसैन। और मैम, ये सच है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है हर किसान की आय दुगनी हो, वो साकार भी होता जा रहा है। क्योंकि जो हम पहले परंपरागत खेती जो पुराने हमारे पूर्वज करते थे, तब हमारी उपज 10 से 15 क्विंटल एकड़ से आती थी। अब जब से हाईटेक आया है, पॉली हाउस, नेट हाउस, तो हम देख रहे हैं कि 1 किले से लगभग 300-400 क्विंटल तक हमारी उपज बढ़ गई है। हाँ, है थोड़ी सी दिक्कत मार्केटिंग की। अगर मार्केटिंग भी हमारी अच्छे से हो जाए, जो खीरा हमारे 10 से 15 रुपये जा रहा है और बीच के जो बिचौलियाँ हैं वो उसको 30 से 35 तक कंज्यूमर को दे रहे हैं डबल मार्जिन से, और वो गैप थोड़ा कम हो जाए तो किसान की आमदनी और अच्छी हो सकती है। कई और समस्याएं हैं, जैसे जिस तरह से हमारी आमदनी बढ़ रही है या उपज बढ़ रही है, उसी हिसाब से बीमारियां भी बढ़ी हैं। अगर हम समय पे स्प्रे करते हैं, जो भी कीट पतंग या फिर मकड़ियाँ आ जाती हैं, उनका हम किस तरह से स्प्रे करें, इस पे भी अगर समय पे हम कर सकें तो हम अपनी बीमारी को रोक सकते हैं। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन आपने कहा कि इतना समय बदल गया है कि हम 1 बीघा 1 किले में आज 200-300 क्विंटल तक भी फसल को ले सकते हैं। तो खेती कौन सी करते हैं? यूरिया ज़्यादा डालते हैं, रासायनिक ज़्यादा डालते हैं, या फिर प्राकृतिक खेती? देखो मैम, सबसे पहले तो यह है कि हमने गोबर का खाद तो इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इसके अलावा हम जो है बगैर मिट्टी पानी की टेस्टिंग के बगैर हम कुछ नहीं करते। पहले ये था कि अंधाधुंध जैसे अपने करते आ रहे थे पूर्वज, वैसा ही करते थे। अब हमने 4-5 साल से ऐसा किया है कि हम पहले लैब टेस्ट कराते हैं मिट्टी की, और जिस चीज़ की ज़रूरत है, यूरिया, डीएपी या जिंक सल्फेट, पोटास, कैल्शियम, जिसकी ज़रूरत है हम वही डालते हैं। और डॉक्टर से हम संपर्क में रहते हैं। जैसे ही हमारे उसमें प्लांट्स में कोई बीमारी आई है या कीट पतंगा आया है या ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो हम फ़ौरन व्हाट्सएप से फ़ोटो डालते हैं और डॉक्टर से सलाह लेते हैं। उसके हिसाब से जैसे वो हमें गाइड करता है डॉक्टर, उसी प्रकार से हम आगे उसको काम करते हैं। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी लेनी है तो कहीं ना कहीं जानकारी के साथ साथ आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। यूरिया या रासायनिक का प्रयोग करके कहीं आप अपनी आमदनी को नहीं बढ़ा सकते। जी, तो आपने सवाल हमारे किसान भाई का सुना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम बत्रा और मैं यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगी कि इनका सवाल बहुत अच्छा था। जो स्प्रे है उसका समय सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। 12 से 3 बजे के बीच कभी भी स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे मित्र कीट जो है, जैसे हनी भी है, वो फसलों पे आते हैं परागण के लिए। तो वो समय हमारे स्प्रे के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। या तो सुबह का समय सुने और या फिर शाम का समय सुने। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि एडवाइजरी की जो है बहुत ज़्यादा भूमिका है हमारे इस कृषि के वैज्ञानिकीकरण में, क्योंकि आप
आजकल हम ये देखते हैं कि बेमौसम बारिश हो रही है। जो भारत में जो जलवायु परिवर्तन है वो बहुत तेज़ी के स्तर से हो रहा है और इससे किसानों की आयु में 20 से 25% की कमी हो रही है। तो अगर हम उनको पहले से ही सचेत कर दें कि सूखा पड़ने वाला है तो आप ऐसी फसल का चुनाव करिए जो कम पानी में हो जाए, ऐसी किस्म चुनिए जो कि जिसको कम पानी की आवश्यकता हो, तो ये उनके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकती है। और जैसा कि डॉक्टर जोशी ने भी बताया कि फसलों का विविधीकरण भी आजकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ऐसी कुछ उन्नतशील तकनीकी अपने किसान भाइयों को अवगत कराएं ताकि वो ऐसी नई तकनीकियों का चुनाव करें, जैसे सिंचाई की सूक्ष्म पद्धतियां लेकर आएं, नई किस्मों का चुनाव करें जो कम पानी का से हो सकती हैं। तो हम कृषि में एक नई तरक्की कर सकते हैं। किस तरह से आप उनको अवगत कराते हैं? डिजिटलाइज मतलब मोबाइल पे हम एडवाइजरी दें उसके माध्यम से, और एक कॉल सेंटर लगाएं जिससे अगर उनके पास जो भी प्रश्न तुरंत आए। हम जाती है किसानों के बीच? हाँ जी, मैं गई हूँ किसानों के बीच। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो आप किसानों के बीच भी जाती हैं और किस तरह से किसानों को पहले से ये बता दिया जाए कि भाई सूखा पड़ने वाला है तो आपको तैयार रहना है। और भी हमारे किसान भाई है, उनसे सवाल लूंगी। देखिए यहाँ पर तमाम किसान बैठे हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकीम खान में, मैं मेवात से बिलोंग करता हूँ। मैम, जैसे हम मोबाइल की वो इंश्योरेंस कराते हैं, एग्रीकल्चर में जैसे इंश्योरेंस मिल रही है, क्यों नहीं बागवानी में जो हमारे जो फसल तैयार हो जाती है उसके बाद बेमौसम बरसात होती है, सारा इन्वेस्ट हो जाता है, उसमें कोई 1 रुपये का वो नहीं मिलना। अब के भी बेमौसम बरसात हुई थी, काफ़ी नुकसान हुआ था, घिया टमाटर जो भी हुआ था सारा डैमेज हो गया। उसका इंश्योरेंस क्यों नहीं मैम, कहाँ कराना है इसका इंश्योरेंस मैम? तो ये आपको जानकारी चाहिए। जी बैठिए। तो चलिए ये जानकारी हम लेते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ बागला है और मैं उपज जो कि एब्सोल्यूट का प्रोडक्ट है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा सवाल है ये बेमौसम बारिश वाला, बिकॉज बेमौसम अभी आज की डेट में हमारी केंद्र सरकार के काफ़ी सारे स्कीम्स चलते हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वेदर बेस्ड इंश्योरेंस है जो पैरामीट्रिक है, जो वेदर से रिलेटेड है, और स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम्स चलती है। लेकिन किसानों को जब बात करें बेमौसम बारिश की, जैसे कि जनवरी से मार्च के बीच में अगर बारिश हो गई तो सारी पूरी खेत खराब हो जाती है। इसके लिए अब हमारे ऐप के ऊपर बीमा आप ले सकते हैं ऐप के ऊपर, और ये आप 2 मिनट के अंदर ले सकते हैं अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स डाल के। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप चुन सकते हैं आपको कितने का बीमा चाहिए। जैसे आपने मान लो बीज बोया है, आपने साथ में थोड़े से खाद डाले हैं, थोड़ी सी फर्टिलाइजर डाली है, पेस्टिसाइड डाली है, और टोटल लागत आपकी 10,000 रुपये की है, तो आप 10,000 का भी बीमा ले सकते हैं, आप 5,000 का ले सकते हैं, आप 50,000 का ले सकते हैं। तो जितनी की आपको नुकसान आपको लग रही है हो सकती है उतने का बीमा आप ले सकते हैं। और यह बीमा 40 रुपये से शुरू होकर के 4,000 रुपये तक का अवेलेबल है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितने का बीमा चाहिए। और अब ये देश में आपको ये बीमा ऑनलाइन मिलेगा, इस ऐप के ऊपर मिलेगा। लेकिन ये जानकारी डिजिटल के माध्यम से जो किसान नहीं समझ पाता है, जिस किसान को नहीं समझ में आता है आपका ऐप, आपकी युवाओं की जिस तरह की एक टीम काम कर रही है, तो क्या आपकी टीम किसान के घर तक पहुंचती है? अगर वो ऐसा लिखते हैं कि आप आइए और हमें फिजिकली समझाइए, तो क्या ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल है। और हमारे उपज हीरो हैं, हमारे उपज सहायक हैं, और इनमें से 2 सहायक इधर बैठे भी हैं इस रूम में। ये सहायक जब जाते हैं किसानों के पास, किसानों को जाके इनकी मदद करते हैं, बिकॉज किसान जब डिजिटल से जुड़ रहा है तो पहली बार किसान को एक मदद की ज़रूरत है। ये ऐप मैं कैसे खोलूँ, ये ऐप मैं कैसे चलाऊँ। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात है, फ़ोटो खींचनी, अच्छा कैमरा मैं कैसे ऑन करूँ, कैसे ये फ़ोटो अटैच करूँ, फ़ोटो सही आई कि नहीं आई। 1 या 2 बार जब ये सहायक समझाते हैं, हमने देखा है तीसरी बार से किसान खुद कर लेता है। एंड उसी रास्ते में हम किसान भाइयों को ले जाना चाहते हैं जहाँ सारी उनकी समाधान जो है उनके हाथों में हो, उनके फिंगर टिप्स पे हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है, मैं मेवात से हूँ, नूह से। तो मैं मैम ये कह रहा हूँ कि मैं जो फसल उगाता है, प्याज है और गाजर है, बहुत मात्रा में होती है हमारे इलाके में, तो हम इसको बाहर भेजना चाहते हैं, विदेश। अच्छा। हाँ, हमारी आमदनी डबल जब ही होगी। हमारे यहाँ पे आड़ती हैं, मंडियों में रख लेते हैं, कह देते हैं अब रेट डाउन है। आप ये किसान ने 6 महीना काम किया, कुछ नहीं मिला। हम इसलिए अपनी सब्जियों को बाहर विदेश भेजना चाहते हैं। हमें इसका हल चाहिए आपके माध्यम से। अब इंडिया से बाहर भी? हाँ, विदेश। आप देखिए, कहीं बैठकर इंतजार नहीं करना है, इतनी जानकारी चाहिए कि हम घर बैठे सीधा अपनी सब्जियों को बाहर भेज दें और हमें उसकी आमदनी जो है मिल जाए। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम रजत अरोड़ा है। हमारा एक सिल्क रूट प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम किसानों की यही मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसके अंदर ये हो सकता है कि किसान हमारा
यहाँ पर उगाएगा और देश के कई कई भागों में, पूरे दुनिया के अलग अलग भागों में जाके अपने सामान बेच सकेंगे। हम किसान को अपनी मंडी के बाहर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, हम उनके पास जाएंगे, उनके खेतों पे जाएंगे, वहाँ से लेंगे, क्वालिटी टेस्ट करेंगे और जाके हम दूर दूर के देशों के अंदर जाके बेचेंगे ताकि हमारे किसान भाइयों को भी ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी मिल सके। कितने युवा हैं आप? इस तरह की कितनी बड़ी टीम है, कितनी बड़ी चेन है कि आप खुद ही खरीदेंगे और उसे बाहर भेजेंगे और किसानों को जितना लागत है उससे डबल उसको आप दिलाएंगे, कैसे? हाँ जी, तो हमारे फील्ड के ऊपर हमारी पूरी टीम गई हुई है, जो उपज सहायक है हमारे, वो वहाँ पर जाएंगे, फार्मर्स की मदद करेंगे, साथ में हम उनकी क्वालिटी टेस्टिंग का भी करेंगे। जैसे अगर आप देखें, अगर आपको मॉइस्चर चेक करना होता है तो एक छोटी सी मशीन होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उससे आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे हमारे फार्मर को 1 से 2% ज़्यादा आमदनी भी मिल सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन है, मैं बैतूल मध्य प्रदेश से आया हूँ। खेती करते हैं? जी बिल्कुल खेती करता हूँ, मुझे लगभग 8 से 10 साल हो गए खेती करते हुए। और सोयाबीन, मक्का, गेहूँ और चना ज़्यादातर हमारे मध्य प्रदेश 8 से 10 साल तो ये अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मतलब मेरा एजुकेशन था, मैं एजुकेशन करता था। पढ़ाई खत्म करते ही खेती बाड़ी में? जी जी जी, तो इसी के साथ मैं लग गया था। देन मैं 10 सालों में अपना चेंजेस देख रहा हूँ, एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा है उसी को देखते हुए मतलब धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी जो खेतों की है वो कम होते जा रही है। प्रोडक्शन लेने के चक्कर में हमने बहुत केमिकल यूज़ किया है। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि अभी जैसे धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं यही जानना चाहूँगा कि किस तरीके से हम केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं। जी देखिए, हमारे तमाम यहाँ पर युवा जो बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं। जी, मेरा नाम अनुराग राघव है, मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ। जैसे मेरे किसान भाई ने सवाल किया कि हमने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा रसायन डाल दिए हैं, जिसकी वजह से हमें उत्पाद वगैरह नहीं मिल रहा और हमारी मिट्टी भी ख़राब हो गई है, और हम इसको अब क्या कहते हैं, अपना जैविक खेती के लिए जाना चाहते हैं, जो प्राकृतिक खेती के लिए जाना चाहते हैं, जो हमारे पीएम साहब भी कहते हैं इस चीज़ के लिए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या कहते हैं, अब आप देखोगे कहते हैं काफ़ी सारे माइक्रोब्स वगैरह हैं, जिनके सबसे पहले तो हमें मिट्टी की जाँच करनी है, फिर उसके हिसाब से हमें उसमें देखना कि हमें कौन से माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम सारे माइक्रोब्स नहीं डाल सकते एक साथ, क्योंकि फिर अंदर भी फाइट्स वगैरह रहेंगी तो प्रॉब्लम रहेगी। तो हमें फिर देखना कि कौन कौन सी चीज़ों की टॉक्सिसिटी लेवल एकदम बढ़ी हुई है, तो उसके अगेंस्ट में फिर हमें अपने माइक्रोब्स का चयन करना है। उन माइक्रोब्स का एक तरीका होता है यूज़ करने का, उस तरीके को फॉलो करके उसके अंदर हमें डालना है। फिर उसके जो टॉक्सिसिटी वगैरह सब बढ़ी हुई है सॉइल के अंदर, फिर उससे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। फिर हमें सोलराइजेशन भी करना पड़ता है सॉइल का, जो हम गर्मियों के टाइम पे करते हैं, जबकि जिस टाइम पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उस टाइम पे हम खेती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पानी वगैरह भी बहुत ज़्यादा लगता है और आज के टाइम पे पानी का स्तर भी बहुत नीचे जाता जा रहा है। तो उस टाइम पे हम किसान भाइयों को सजेस्ट करते हैं कि आप सॉइल का सोलराइजेशन कीजिए। आप उसको क्या कहते हैं, जितने भी उसके अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको आप ख़त्म कर सकते हो प्राकृतिक तरीके से, उसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता है इतना। तो इन तरीक़ों से वो अपना क्या कहते हैं प्राकृतिक खेती की तरफ जा सकता है, और जो केमिकल्स वगैरह हैं वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और हम लोग पूरी की पूरी तरह प्राकृतिक फार्मिंग पे आ जाएंगे वापस से। चलिए बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। देखा हमारे युवा, एक समय ऐसा होता था कि हमारे माता पिता कहते थे कि जमीन पर जो हम खेती करते हैं उसमें फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम हमारे बच्चों को नौकरी करवाएंगे। अब बच्चों ने वो बदलाव ले आए कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम भी खेती करेंगे और हमारे अपनों को भी जोड़ेंगे। तो ये सवाल आपने देखा, जवाब मिला कि किस तरह से प्राकृतिक खेती में आप बदलाव कर सकते हैं, किस तरह से अपनी जो खेती है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज की चर्चा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनसे ही मैं जानना चाहूंगी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विस्टा जोशी है। मैं कृषि विज्ञान के जालौन में इस समय प्रसार में वैज्ञानिक हूँ। इन मिट्टी को कैसे ठीक कर रहा है, तो प्राकृतिक खेती किस तरह से हमारे किसान भाई करे? अब आपने किसी चीज को इतना डाला है कि वो उसकी हैबिट पड़ चुकी है, अचानक अगर हमने यूरिया बंद कर दिया तो वो उपज उनको नहीं मिल पाएगी, तो ये बदलाव कैसे लाए हमारे किसान भाई? देखिए, प्राकृतिक खेती के बारे में सबसे पहले मैं उसके सिद्धांत के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे अनुराग जी ने अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया, जैसे हमारे शरीर में हमारी गट की हेल्थ होती है और उसमें छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, जिस तरह से हम कहते हैं हमारे अंदर एक बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया होते हैं, इसी तरह से हमारे सॉइल में भी गुड बैक्टीरियाज रहते हैं। इन बैक्टीरियाज का बेसिकली काम ये रहता है कि ये ऑक्सीजनेशन करने का काम करते हैं और न्यूट्रिएंट्स का जो एक्सचेंज होता है उसमें ये प्रमोट करते हैं, उसमें ये सहायक रहते हैं। देखिए, हम जब बात करते हैं कि हम गो आधारित प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे कृषक कई बार हमसे प्रश्न पूछते हैं कि सर गो आधारित की क्यों, हम भैंस का गोबर क्यों नहीं ले सकते? तो देखिए, जब हमने माइक्रोब्स में अपने माइक्रोबियल इसकी जांच की और हमने ये पाया उसमें कि जो गाय के गोबर में जो बैक्टीरियाज रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, वो हमारे इसके लिए सहायक रहते हैं। तो इसलिए हम गो आधारित खेती की बात करते हैं और शायद यही कारण रहा होगा कि पीछे के समय से हमारे जो पूर्वज लोग थे वो गो आधारित खेती किया करते थे। तो होता क्या है कि जब ये माइक्रोब्स की इनकी पॉपुलेशन उसमें बहुत बढ़ जाती है, तो ये हमारी एक्टिविटीज़ को फास्ट करती हैं और हमारे न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में उनको बनाए रखने में कार्य करती हैं ये। तो इसके पीछे जो मूलभूत सिद्धांत है वो यही है कि हमें उसके माइक्रोब्स को बढ़ाना है। इसलिए हम इसमें जीवा अमृत, घना अमृत और इस तरह के कुछ हमने शस्त्र बनाए हैं, ब्रह्मास्त्र है, अग्नेय अस्त्र है, इन सब का हम उपयोग करते हैं अपने कीट को बचाने के लिए। तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो इस समय पूरा फोकस है वो प्राकृतिक खेती के ऊपर है। करनाल में, हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में आचार्य देवव्रत जी ने अपना वहाँ पे एक फार्म बनाया था, उसमें उन्होंने इसको सेटअप किया था और उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये सामने आई है। और यहाँ तक कि हमने ये देखा कि पालेकर जी ने इसको जीरो बजट फार्मिंग का भी नाम दिया था। लेकिन एक चीज़ जिस पे इस समय कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है वो है कि इसको वैलिडेट करने का कार्य है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो थी वो अभी उस फॉर्म तक थी, आज ये हर डिस्ट्रिक्ट तक जा चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप जितने भी हैं, हम अपने यहाँ पे ट्रायल सेटअप किया है और हम उसको वैलिडेट करने जा रहे हैं, उसको देखने जा रहे हैं कि वास्तव में इसका क्या परिणाम है। और ये पूरी उम्मीद है कि इसका परिणाम उतना ही सुखद होगा जितना हम इसको मान के चल रहे हैं और हमारे किसान भी इसको बहुत अच्छे से अडॉप्ट करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमारे किसान कितने जागरूक हो गए, कितने समझदार, अब आपसे किस तरह से काम करवाते हैं? क्योंकि देखिए, आपके वहां पर पहुंचना और किसानों की जानकारी, क्या डिजिटल के माध्यम से भी शिकायतें आती हैं? देखिए, मैं पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। बुंदेलखंड में मैं कार्यरत हूँ, तो हमारे वहाँ के किसान हमसे कहते हैं कि सर, जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो हमारे किसान जो है अपने खेत में यूरिया डालने के लिए तैयार नहीं थे। तो जो एक्सटेंशन एक्सपर्ट उसके लिए लगाए थे या एक्सटेंशन एजेंट्स जो लगाए थे वो रात को जाके यूरिया डाला करते थे खेत में, जिसका परिणाम किसानों ने अपने खेत पे देखा। लेकिन क्योंकि समय के साथ हर चीज़ में बदलाव बहुत ज़रूरी है, तो आज समय आ गया है कि हम जितना अपना यूरिया और केमिकल का यूज़ कर रहे हैं उसको हम कम करें और हो सके तो उसको हम ख़त्म करें, क्योंकि हमारे प्रोड्यूस जो है उसकी क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और वो हमारी भी हेल्थ को नुकसान कर रहे हैं और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम आज प्राकृतिक खेती की तरफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ और जो हमारे पास अदर विकल्प हैं जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM की बात करते हैं, हम उसकी तरफ जाएं। और जहाँ तक आपने मुझसे पूछा कि डिजिटल एग्रीकल्चर, मुझे लगता है शायद आज के समय में हमारे पास कोई एक सबसे बड़ा टूल है तो वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन है और उसमें इंटरनेट है। आज हम वो समय चला गया है कि हमें जब सूचना के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। मैं देखता हूँ कि घर में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मोबाइल्स को बड़ी ईजिली और कन्वीनियंस तरीके से उसको यूज़ कर लेते हैं। तो क्यों नहीं हमारे किसान भाई, अगर मान लीजिए हमारे किसान भाई अगर बड़ी उम्र के हैं और वो मोबाइल फ़ोन नहीं चलाना जानते, तो उनके घर में जो युवा बच्चे हैं तो वो निश्चित तौर पे वो इस चीज़ को जानते हैं। तो इसलिए डिजिटली कनेक्ट करना हमारा ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ताकि हम उनकी जो सूचना की जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो सूचना की नीड है, उसको हम पूरी तरह से ख़त्म कर पाएँ और उनके पास इन्फॉर्मेशन हो, जागरूकता होगी तो हम एडॉप्शन की तरफ जा सकते हैं, तभी हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। KVK, हमारे अधिकारी, हमारे युवा, हमारी सरकार किस तरह से एकजुट होकर काम कर रही है, तभी तो हम हाईटेक लेवल तक किसानों को लेके जा सकते हैं। मेरा नाम पहलू है, मैं मेवात से हूँ, मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ जी। सरकार फसल हमारी खराब हो जाती है उसके लिए इंश्योरेंस देती है, उसकी जानकारी हमें कहाँ मिल पाएगी, उसकी जानकारी लेना चाहते हैं। तो हमारे जितने भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वैज्ञानिक हैं, ये आपके खेतों में आते हैं, आप किस तरह से जानकारी इनसे लेने के लिए, क्या मोबाइल के माध्यम से भी कभी जानकारी लेते हैं? हाँ, लेते हैं जी। मोबाइल चलाना आता है? मैं तो नहीं जानता, तो बच्चे जानते हैं जी, पूछ के उनसे समझ लेते हैं आप? हाँ जी। जो हमारे सर बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि आपने हमारे किसान भाई का सवाल सुना जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण है। हम युवाओं ने मिलकर एक ऐप बनाया है
उपज नाम से, तो उसमें सभी तरह की जानकारी को मिल जाती है कि गवर्नमेंट स्कीम्स क्या चल रही हैं, सब्सिडी किस चीज़ में अवेलेबल है, इंश्योरेंस के क्या क्या प्लान्स चल रहे हैं, खेती कैसे करनी है, खेती के तमाम तरीके क्या हैं, आप बाकी किसानों से भी सीख सकते हैं। सो पूरा कंटेंट हमने क्रिएट किया है, पूरा नॉलेज बेस क्रिएट किया है, जिसमें सभी तरह की जानकारी किसानों को मिल सकती है उस ऐप के ऊपर। ठीक है, बैठिए, बहुत अच्छा कहा। लेकिन मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी कि सरकार किस तरह से किसानों को जो सब्सिडी है वो दे पा रही है, और ये सर आपसे मैं इसलिए जानना चाहूंगी कि किसान तक ये चीजें कैसे पहुंचेगी, क्योंकि किसान जानना चाहता है कि अगर मुझे सब्सिडी चाहिए और मुझे पता होना चाहिए कि ये सब्सिडी मिल रही है इस फसल पर। जी, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पे बहुत सारे स्कीम्स किसानों के टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, किसानों को अच्छा अडॉप्ट कराने के लिए आती रहती हैं इसमें। तो जहाँ तक बात सब्सिडी और अनुदान को लेके है, तो हमारे यहाँ पे देखिए 3 स्तर पे काम होता है सरकार में। अगर आप देखेंगे कि स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम करता है, और एक हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला कृषि अधिकारी का पद तैनात रहता है, यानी DA ऑफिस रहता है उसमें। साथ ही में आप देखेंगे कि अगर हम फील्ड एक्सटेंशन की बात करें तो एक आत्मा योजना चलती है। उस आत्मा योजना को चलाने के लिए हमारे मंडल स्तर पे डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन रहते हैं, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर रहते हैं, और हर जिले में आज के समय में कृषि विज्ञान केंद्र भी है। तो ये 3 चरण हैं जिसमें हम 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। इनके पास जो स्कीम्स आती हैं उन स्कीम्स में समय समय पर अनुदान भी रहता है, और कुछ प्रमोशनल पैकेज भी रहते हैं, कुछ किसानों के लिए हेल्प करने के लिए और सपोर्ट देने के लिए कुछ चीज़ें और अनुदान और सब्सिडीज रहती हैं। तो इसके लिए मुख्यतः यह कि किसान को इनसे कनेक्ट रहना पड़ेगा। अगर उनको अपने जिले में संबंधित कोई अपना स्टेट लेवल से कोई अनुदान चाहिए तो वो जिला कृषि अधिकारी के पास जाके संबंधित में चर्चा कर सकते हैं, वहाँ जाके वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो है वो आज के समय में है किसान को अपना किसान पंजीकरण कराना जरूरी है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट के बाद एक सही डेटाबेस नहीं जाएगा कि हमारे कितने किसान जो हैं जो वो पूर्णतः खेती में लगे हुए हैं, या वो किसान हैं उनके पास कितनी भूमि है, तो एक पॉलिसी बनाने में उसमें सरकार को भी परेशानी होती है। इसलिए सबसे पहले ये जरूरी है कि किसान अपना पंजीकरण कराए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हाँ, किसान जो है वो वास्तव में खेती करता है और उसके पास इतनी भूमि है। उसके बाद जो है उसको जिस चीज़ की सब्सिडी चाहिए उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है। गवर्नमेंट में अलग अलग तरह के पोर्टल्स बनाए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल्स पे वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद उनका चयन होता है उसके लिए, और वो उन तक सही समय पे पहुंचाई जाती है। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे एक्सपर्ट ने। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैम, मैं बताना चाह रहा था बागवानी विभाग से जो स्कीमें चल रही हैं और किसानों को जो फ़ायदा हो रहा है उनके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले हम पानी देते थे खेत में, वैसे ही जैसे ट्यूबवेल चल रहा है सीधा। अब जब से ड्रिप आया है, टपका सिंचाई आई है, इनसे हमारा पानी बहुत कम लग रहा है। जो 4 एकड़ में पानी लगता था अब वो 10 एकड़ को हो सकता है। दूसरा जो हाईटेक करा है डिपार्टमेंट बागवानी की तरफ से, मल्चिंग, यानी कि पानी मिट्टी को ढाँप करके जो हमारी सब्जी होती थी उसमें मिट्टी वगैरह लग जाती थी और गड़ जाती थी, उसमें क्वालिटी बहुत अच्छी आती है मल्चिंग। फिर स्टैकिंग आया है, बांस के सहारे सब्जी, उस पर भी सरकार के अनुदान है, 32,000 रुपये हमें प्रोवाइड हो रहे हैं डिपार्टमेंट बागवानी से। इसके अलावा है टनल, सर्दी में पाले से ठंड से बचाने के लिए लो टनल आता है, कपड़ा ढाँपना, उससे भी हमारी क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क आया, अच्छा हुआ है, और हमारी पैदावार भी काफ़ी बढ़ी है। ये सारी स्कीमें बागवानी विभाग हरियाणा से चल रहा है। डिपार्टमेंट का DHO बैठता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसके माध्यम से हम इन सारी स्कीमों का फ़ायदा ले सकते हैं, और इन पे अलग अलग अनुदान हैं। मल्चिंग पे लगभग 8,000 रुपये पर एकड़, स्टैकिंग पे 32,000 रुपये पर एकड़, और लो टनल पे 40-50 हज़ार रुपये पर एकड़ की अनुदान है। इससे हमारी पैदावार तो बढ़ी रही है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ रही है, और हम जो भी पाड़ा पड़ता है सर्दी में उनसे बचाव, गर्मियों में पानी जो हमारा जल्दी उड़ जाता है मल्चिंग से उसका बचाव, तो इनसे हमारे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इनसे हमारा उम्मीद भी है कि हमारी आमदनी बहुत जल्द डबल हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए, आज की खेती में आपने कहा कि फ़ायदा हो रहा है, जो मौजूदा सरकार जिस तरह से योजनाएं लेकर आ रही हैं तो वो आपके पास समय समय में पहुंच रही है? बिल्कुल, जो भी हमारे हरियाणा सरकार या स्टेट सरकार की जो भी स्कीमें हैं वो हमारे पास बराबर पहुंच रही हैं, और उनका जागरूक किसान जो आज का नए युग का किसान है, पढ़ा लिखा जो बालक किसानी कर रहा है, वो अच्छे से उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बाकी जो अभी हमारे पुराने किसान हैं उन पर भी इतनी जागरूकता नहीं है, इतने अच्छे फ़ोन भी नहीं है कि वो किसानों से कि अपनी बात को डॉक्टरों तक पहुंचा सके और उसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, लेकिन आपके पुराने किसानों के जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं वो ज़रूर जानकारी आपको देते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। क्या नाम है आपका?
नाम निपुण सब्रवाल है। पूरी वार्तालाप से मेरे को ये समझ आया कि सरकार का जो दृष्टिकोण है इस समय किसानों को बढ़ावा देने का बहुत ज़्यादा है, बहुत फोकस किया गया है। एक तरफ पे वो हैं, दूसरी तरफ पे हमारे नए युवा हैं जो तरह तरह के स्कीम और टेक्नोलॉजी को इसके अंदर डालना चाहते हैं। पर जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मुझे ये लगता है एक जो हम पीपीपी मोड कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसकी एक बहुत ज़रूरत है। वो एक ब्रिज है, जैसे हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है, एक नॉलेज बेस है, डिजिटल हाईवे, जिसका मुझे लगता है हमें इस पीपीपी मोड पे इसको डेवलप करना चाहिए, जहाँ पे हम बड़े एक बहुत विज्ञान, कृषि विज्ञान पे बहुत काम हुआ है पिछले 70 सालों में, वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे लेकर के आना ताकि उसका सही इस्तेमाल हो सके। जितने भी नए युवा हैं अपने स्टार्टअप्स कर रहे हैं वो उस हाईवे का फ़ायदा उठा करके बड़ी ईजिली किसान तक पहुंच सकें, ये काम करना ज़रूरी है। और ये हमारी सरकार है जो इस तरफ अब कर भी रही है। आई थिंक इसको बढ़ावा मिलना ज़रूरी है। और आपकी जो जिस तरह से टीम जो काम कर रही है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ कर रही है ताकि किसानों तक आसानी से पहुंचा जाए और उनकी समस्याओं का समाधान जो है कहीं एक जगह पर हो पाए। एक जगह पे हो पाए जी। हम ये बहुत बड़ा देश है, अलग अलग हुए हैं, कोई किसी एक संस्था या एक आदमी के तरफ से काम नहीं होगा। हम सब लोग को मिलके, सारी युवा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मेरे हिसाब से हम 500 ऑर्गेनाइजेशंस भी हो जाएं तो इस देश के लिए कम है। तो हमें सबको मिल करके, लेकिन जो ये इन्फॉर्मेशन है इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है जिसपे हमें सबको मिलके काम करना पड़ेगा। चलिए बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो आपने देखा कि आज की चर्चा में ये निकलकर सामने आया कि किसानों का कहना है कि ऐसा ध्यान, इस तरह से बढ़ावा पहले कभी नहीं दिया गया था किसी सरकार ने। मानना यह है कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान हम पर दिया जा रहा है, यानी कि किसानों पर दिया जा रहा है, जिससे अच्छी खेती, अच्छा खान पान होगा तो कहीं ना कहीं विकास जो है देश का बेहतर होगा। अब हमने ये भी देखा कि हमारे युवाओं की जो जानकारी है, चौपाल चर्चा के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार को भी मदद मिलती है कि हमारे युवाओं के पास कितनी अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं, किस तरह के आइडियाज़ हैं जो आप उसे यूज करके हमारे किसान भाइयों तक पहुँचा सकते हैं। तो अब युवाओं ने ये ठान लिया है कि किस तरह से विज्ञान को किसान तक पहुँचाना है, किस तरह से किसान को हाईटेक तक लेकर जाना है, किस तरह से किसान को आज की रफ्तार से जोड़ना है। तो आज की चर्चा हमारी विज्ञान और किसान, यानी कि हमें दोनों को एक करना है। और जब ये दोनों एक हो जाएगी तो यकीन मानिए किस तरह से हमारा जो डिजिटल भारत 21वीं सदी ने जाने हम कितनी बातें करते हैं वो पूरी होते हुए नजर आ रही हैं। तो आज की चर्चा में वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, और अगली चर्चा हम करेंगे एक और योजना पर, एक और गाँव से। तब तक के लिए नमस्कार।